इटली के एक महान दार्शनिक व विचारक थे। विद्वानों में विशिष्ट स्थान रखते थे। इन्होंने अपनी कला संबंधी विचारों की व्यक्ति करने हेतु एथिक्स नामक ग्रंथ का सृजन किया। इनके विचारों अथवा सिद्धांतों से यूरोपीय साहित्य जगत में एक अद्भुत वैचारिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। प्रारंभ में ये मार्क्सवाद से प्रभावित थे, परंतु बाद में इन्होंने मार्क्सवाद का बहुत अधिक विरोध किया। इनकी मौलिक देन यह है कि इन्होंने कला अथवा काव्य के क्षेत्र में अभिव्यंजनावाद के सिद्धांत को जन्म दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने काव्य और कला का विवेचन करते हुए अधिक व्यापक और सूक्ष्म दृष्टि से अभिव्यंजनावाद पर विचार भी किया। इस बात का सर्वाधिक प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। क्रोचे के सौंदर्य संबंधी विचार काव्य एवं कला क्षेत्र में सत्यम शिवम सुंदरम का सिद्धांत क्रोचे से पूर्व प्रचलित था, परंतु क्रोचे ने काव्य एवं कला के लिए सत्य एवं शिव को आवश्यक न मानकर केवल सुंदरम पर बल दिया। उनका कहना था कि मतलब अ, जो है सत्यम शिवम सुंदरम का जो वाक्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इस क्रोचे के पूर्व से प्रचलित था, परंतु क्रोचे ने काव्य में कला के लिए सत्य और शिव को आवश्यक नहीं माना। उन्होंने केवल सुंदरम पर अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जो सुंदर है वो ही सब कुछ है। मतलब किसी काव्य की रचना के लिए उसकी सुंदरता का होना अति आवश्यक है। इसकी मौलिक देन है कि उन्होंने कला काव्य के क्षेत्र में अभिव्यंजना के सिद्धांत को जन्म दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इनकी मौलिक देन यह है कि इन्होंने कला अथवा काव्य के क्षेत्र में अभिव्यंजनावाद के सिद्धांत को जन्म दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने काव्य और कला का विवेचन करते हुए अत्यधिक व्यापक और सूक्ष्म दृष्टि से अभिव्यंजनावाद पर विचार भी किया। इस वाद का सर्वाधिक प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। क्रोचे के सौंदर्य संबंधी विचार काव्य एवं कला के क्षेत्र में सत्यम एवं सुंदरम सिद्धांत क्रोचे से पूर्व प्रचलित था। उन्होंने इस बात पर पूरा ध्यान। अगर न्याय शास्त्र के अंतर्गत इन्होंने सत्य का और नीति शास्त्र के अंतर्गत शिव को महत्व दिया। अच्छा, कला एवं काव्य के क्षेत्र में केवल सुंदरम को प्रतिष्ठित किया। यद्यपि क्रोचे तलविद्या दार्शनिक था, परंतु दार्शनिक सौंदर्य सिद्धांत के प्रभाव ने कला और साहित्यिक, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों क्षेत्रों पर इतना व्यापक रूप धारण कर लिया था कि उनके दर्शन की अपेक्षा सौंदर्य शास्त्र का ही प्रचार और प्रसार अधिक हुआ। क्रोचे ने सौंदर्य का स्पष्टीकरण करते हुए उसकी चार अवस्थाओं स्थितियों की ओर संकेत किया। पूर्व, आत्म संस्कार, अभिव्यंजना, आनंद, अभिव्यक्ति। सौंदर्य अवस्था आत्म संस्कार है। सौंदर्य की जो प्रथम अवस्था होती है वो आत्म संस्कार है, जिसका संबंध अभिव्यंजना की पूर्व अवस्था से है। पूर्व आत्म संस्कार का अभिप्राय संसार की वस्तुओं के उस साक्षात्कार दर्शन से है जो मन को प्रभावित करता है। दूसरी स्थिति अभिव्यंजना, इसका आशय वस्तु के स्वरूप निर्माण से है। व्यक्ति संसार की जिस वस्तु से प्रभावित हो और उसकी जो मूर्ति अपने मस्तिष्क तथा हृदय में स्थापित करे, वही अभिव्यंजना से सौंदर्य की तृतीय आनंद अवस्था का जन्म होता है। आनंद प्राप्ति के उपरांत कलाकार विभिन्न साधनों, शब्द एवं रेखा आदि के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति करता है। क्रोचे ने इन चारों अवस्थाओं अभिव्यंजना को ही श्रेष्ठ माना है। द्वितीय अवस्था क्रोचे के अभिव्यंजना संबंधी विचार क्रोचे के विचार माने तो पूर्व आत्मा तथा अंतर मन की अभ्यात्मक स्थिति को समझना आवश्यक है। आत्मा की अभ्यात्मक स्थिति मानते हुए क्रोचे ने आत्मा को दो प्रकार की क्रियाओं की ओर संकेत दिए। विचारात्मक अथवा ज्ञानात्मक क्रिया, व्यवहारात्मक क्रिया। दोनों क्रियाओं के उन्होंने दो भेद किए। प्रथम क्रिया विचारात्मक के विशेष क्रोचे ने लिखा है कि विचारात्मक क्रिया अथवा ज्ञान के दो रूप है। ज्ञान स्वयं प्रकाश से होता है अथवा उत्थान विकल्पना द्वारा प्राप्त ज्ञान अथवा प्रज्ञा विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान। उसका जो समष्टि होती है, उसका विशिष्ट वस्तुओं का जो ज्ञान होता है, वो वास्तव में ज्ञान या तो बिंब का उत्पादक होता है या उसका धारक होता है। इस मत के अनुसार विवरात्मक प्रवृत्ति के दो ही भेद माने जा सकते हैं, स्वयं प्रकाश ज्ञान अथवा प्रतिक्रिया ज्ञान। इसे ही क्रोचे ने सहज ज्ञान अथवा सहजानुभूति ज्ञान का संज्ञा दी है। स्वयं प्रकाश ज्ञान अथवा अनुभूति क्रोचे ने कला के संबंध एवं प्रकाश ज्ञान से माना है। यह व्यष्टि का ज्ञान है और कल्पना से अद्भुत होता है। इसके द्वारा वस्तु एवं बिंबों का व भावनाओं का निर्माण होता है। इस ज्ञान को बौद्धिक ज्ञान से पृथक मानते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है
कि स्वयं प्रकाश ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से स्वतंत्र होता है। वह एक प्रकार अलौकिक शक्ति है जो क्षण भर में किसी दृश्य या भावना को अपनाकर उसे साकार मूर्त और सुंदर रूप देती है। स्वयं प्रकाश ज्ञान बिंबों की रचना करता है। उसकी बुद्धि की सहायता से हम निर्माण करते हैं कि मनुष्य विचारशील प्राणी है। स्वयं प्रकाश ज्ञान हमारे मन में एक ऐसी आ, प्राणी का बिंब अंकित कर देता है जिसमें विचार करने की क्षमता होती है। क्रोचे ने स्वयं प्रकाश ज्ञान को सहजानुभूति की संज्ञा दी। अंग्रेजी में इसके लिए ट्यूशन शब्द का प्रयोग किया गया। सहजानुभूति का अर्थ है मात्र अभिव्यक्ति। क्रोचे के अनुसार वह व्यक्ति कला है, इसलिए इसे इस सिद्धांत को अभिव्यंजनावाद कहा गया है। सामान्य सहजानुभूति तथा अभिव्यंजना दो अलग अलग क्रियाएं होती हैं, परंतु क्रोचे ने दोनों को एक माना। उनका मत है कि सहजानुभूति की क्रिया जो अंश पर सहजानुभूति है, जहां तक उसे अभिव्यक्त करती इस व्यक्ति में बोधाभास प्रतीत हो, तो उसका कारण यह है कि साधारणतः अभिव्यंजना एक अत्यंत सार्थक प्रयोग में प्रयोग की गई है। इसे प्रयास शाब्दिक अभिव्यंजना तक ही सीमित रखा जाता है, परंतु अशाब्दिक अभिव्यंजना भी होती है। क्या होती है अशाब्दिक अभिव्यंजना? जैसे रेखा, रंग, ध्वनि, अभिव्यंजनाएं, इन सब पर हमारी मान्यता का विस्तार होना चाहिए। व्यक्ति का प्रकाश, चित्र, शब्द, संगीत अन्य किसी रूप में क्यों ना हो, सहजानुभूति अभिव्यंजना का एक अंग है। सहजानुभूति का अर्थ है ऐसा ज्ञान जो बिना किसी सहायता के स्वतः मन मस्तिष्क में उद्भूत हो जाता है। उसकी किसी भी प्रकार की परंपरा, शास्त्र ज्ञान, संवेद आदि से कोई संबंध नहीं होता। इसलिए उन्होंने सहज ज्ञान को प्रभाव एवं संवेदना से भिन्न माना है। उनकी मान्यता है जब हम किसी वाक्य की प्रत्यक्ष अनुभूति या संवेदना प्राप्त करते तब हमारा अंतर्मन निष्क्रिय रहता है। वस्तु की प्राप्ति के निर्माण में अंतर्मन का सहयोग नहीं होता है, वह अंतर्मन की उत्पत्ति होती है। संवेदना को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, संवेदना अपने निरपेक्ष रूप में आंतरिक निष्क्रियता है। इसे मानवीय अंतर्मन महसूस करता, उत्पन्न नहीं करता है। जो क्रोचे की दृष्टि थी वह सहज ज्ञान आंतरिक निष्क्रिय न होकर स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाला ज्ञान होता है। यह ज्ञान प्रभाव की सक्रिय अभिव्यंजना होती है, सहजानुभूति की अभिव्यंजना है। क्रोचे की दृष्टि में सहजानुभूति की अभिव्यंजना भी कोई भी कलाकार जब किसी वस्तु की झलक मात्र देखता है तो उसे सहजानुभूति अथवा सहन ज्ञान नहीं माना जा सकता है। जब कलाकार उस वस्तु का पूर्ण चित्र अपने मन में निर्मित कर लेगा अर्थात उसका पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर लेगा, तब उसे सहज ज्ञान तथा सहजानुभूति अथवा अभिव्यंजना कहा जाएगा। इस प्रकार आंतरिक मन की क्रिया को क्रोचे ने सहजानुभूति अथवा अभिव्यंजना माना है। उन्होंने इन दोनों अर्थात सहजानुभूति और अभिव्यंजना को एक मानते हुए इट इज इम्पॉसिबल टू द distinct institutions from explanations this cognitive process. The one appear with the other at the same instant because they are not right. तो क्रोचे क्या कहता है? यह अभिव्यंजना बाह्य ना होकर आंतरिक होती है, शाब्दिक होकर मूक होती है। ऐसी अभिव्यंजना को ही क्रोचे ने कला माना है। अभिव्यंजना ही कला है। क्रोचे ने अभिव्यंजना के अंतर्मन की जो क्रिया है इसी को कला की संज्ञा दी। तात्पर्य है कि क्रोचे के मतानुसार काव्य या कला आंतरिक कृति है, जो कुछ बाहर है वह कला नहीं है। क्रोचे का कहना है कि कलाकार किसी वस्तु का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण अपने मन अथवा मस्तिष्क में कर लेता है तो उसे किसी मध्यम, चित्रफलक, पत्थर या संगीत स्वरों के द्वारा अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उनका मत है कि कला की अभिव्यंजना मन होता है, बाहर चित्रफलक, पत्थर, कागज नहीं। सॉफ्ट जेम्स ने क्रोचे के इस मत को भी व्यक्त किया। इससे स्पष्ट होता है कि क्रोचे कला को शब्दों या रंगों के माध्यम से अभिव्यक्त करना आवश्यक कार्य मानता है। उनके अनुसार मानस काव्य ही काव्य है और कवि दृष्टा। कभी कभी यह स्थिति उत्पन्न होती है कि कलाकार बाह्य अभिव्यंजना करे, वह बाह्य शाब्दिक अभिव्यंजना कला के विशुद्ध क्षेत्र में कोई संबंध नहीं है। कलाकार की कला के रूप में स्थित केवल उन क्षणों में रहती है जब वह अपनी प्रेरणा के क्षणों में पाता है। दोनों ने कल्पना तत्व को प्रमुख माना है। क्रोचे ने अगर कला में अभी स्पष्टता कल्पना तत्व को प्रधानता दी तो कुंतक ने स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख कर्मानित वक्रता, कवि, वादग्ध आदि में इसका संकेत दिया है। भेद नहीं किया उन्होंने। तात्पर्य है कि विभाजन नहीं किया। सफल अभिव्यंजना कौन सी उत्तम श्रेणी की है, कौन सी निम्न श्रेणी की है, इस प्रकार दोनों के विचारों में एक रूपता दिखाई पड़ती है। वैषम्य साम्य की अपेक्षा दोनों के सिद्धांतों में वैषम्य अधिक है। क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है सभी प्रकार की कलाओं से संबंधित है, जबकि वक्रोक्तिवाद केवल काव्य से। तो क्रोचे जो है वो मूलतः दार्शनिक है, कुंतक अलंकारिक है।
क्रोचे ने अगर सहानुभूति पर बल दिया तो कुंतक ने चमत्कारपूर्ण उक्ति पर। उक्ति से चाहे वह वक्र हो या ऋजु किसी प्रकार का अंतर नहीं माना गया, परंतु स्पष्ट उक्ति के दो भेद माने गए, एक चमत्कारपूर्ण उक्ति और एक चमत्कारहीन। क्रोचे ने अंतर्मन की क्रिया को सर्वस्व मानते हुए वाह क्रिया को गौण माना है। कुंतक ने अंतःस्फुरण को काव्य का मूल उद्गम मानते हुए रचना कौशल को भी अपने व्यापार का अनिवार्य अंग स्वीकार किया है। वस्तु तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो क्रोचे का मत है कि उच्च अथवा निम्न कोई भी विषय के लिए चुना जा सकता है, परंतु कुंतक ने कहा कि वस्तु वक्रता का सौंदर्य वस्तु पर है, इसलिए वस्तु के चयन एवं रस का अधिक महत्व है। क्रोचे ने अभी अपने अभिव्यंजनावाद में नीति अनीति पर विचार नहीं करता, जबकि कुनीति का ध्यान रखता है। इसी प्रकार वक्रोक्ति का जो मानना था, भारतीय दर्शन विचारों के अनुरूप कुंतक ने वक्रोक्ति का विचन करते हुए कविता के वर्णन से लेकर प्रबंध की वक्रता पर प्रकाश डाला है, जबकि क्रोचे ने इसका पूर्णता भाव बताया है। कुंतक ने वक्रोक्ति के प्रसंग में वर्ण तथ्य समीक्षा आदि क्रोचे के विषय में मूल है। अभिव्यंजनावाद की विशेषताएं क्या बताई गई है, देखिए आप। अभिव्यंजनावाद वह एक निरूपण कला के लिए है, कलाकृति के लिए नहीं है। इसकी अभिव्यक्ति के लिए कलाकार विवश होता है अंदर से। देखो थोड़ा सब्जेक्ट कठिन है, लेकिन जब आप इसे बड़े ध्यान से समझोगे, रोचक तरीके समझोगे तो आपको क्लियर हो जाए। अभिव्यंजनावाद क्या कह रहा है कि कलाकार के लिए जो कला है वो उसके लिए विवश करने वाली होनी चाहिए। अनुभूति का सहज स्वाभाविक उन्मेष है वो, उसे कृति का रूप देना उसके हाथ में। चूंकि क्रोचे जो थे वो सहज अनुभूति को ही अभिव्यंजनावाद मानते थे, जो सहज अनुभूति अंदर से निकल रही है। देखिए समझे इस चीज को आप, जो आपके अंदर से सहजानुभूति निकल रही है वही अभिव्यंजना होती है। अतः भी अनुभूति अभिव्यक्ति में कोई भेद नहीं करते। उनकी धारणा है कि जैसे फिल्टर में पानी छना, ठीक है, फिल्टर से छना पानी पर उसी शुद्ध जल होता है, जिस प्रकार कोई वस्तु शैली में भेद नहीं होता, परंतु अभिव्यक्ति होती है। देखिए फिल्टर है, द वाटर पुट इनटू द फिल्टर विच reappears the same। वो फिल्टर का पानी कहाँ से निकला भाई? जो फिल्टर आपने लगाया है घर में, जो मशीन आपने लगाई है, उस मशीन में पहले एक पानी आया, फिर उसमें से उसने कहा कि कुछ जड़ है गंदे है वो निकाल दो, और जो कुछ पानी है वो सीधा रहने दो, वो फिल्टर पानी है। तो वो जो छना हुआ शुद्ध जल होता है वह कोई भेद नहीं करता, वरन अभिव्यक्ति किया हुआ विषय एक रूप व्यक्त करता है। दोनों का ये भेद एक दूसरे में समान होता है। क्रोची जो था वो समग्रवादी सिद्धांत के पक्षधर थे। वे कला आकृति विभिन्न उपादानों के समग्र रूप में बल देते थे। वस्तु विषय वस्तु शैली पद योजना भार विकार आदि के विभिन्न तत्वों को खंड खंड करके की जाने वाली मीमांसा की कलाकृति की हत्या मानते थे। उनके अनुसार कलाकृति का मूल्यांकन उनकी संपूर्णता साम्य अखंडता के रूप में जाना जाता था। उनकी धारणा है कि जिस प्रकार सौंदर्य अखंड है, उसका श्रेणी विभाजन नहीं हो सकता, उसी प्रकार कला भी अखंड है, उसकी भी कोटियां नहीं हो सकती। जैसे निष्कर्ष यदि हम इसकी बात का करें तो निकल के हमारा आता है कि अभिव्यंजनावाद साहित्य क्षेत्र में एक सशक्त और महत्वपूर्ण वाद है। अभिव्यंजना का अर्थ मात्र अभिव्यक्ति या कला पक्ष नहीं है, इसमें अनुभूति पक्ष भाव पक्ष सब कुछ समाया है। आरंभ में आपको इसको कलावाद का पर्याय समझा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सुधी समीक्षकों ने इस पर आक्षेपों की बौछार कर डाली, परंतु ज्यो ज्यो इस बात के मूल तत्वों और वास्तविक योगदानों का उद्घाटन होता है त्यों त्यों इसका महत्व स्वीकार होता है। विचार डॉक्टर सुधांशु बाबू गुलाबराय ने अभिव्यंजनावाद पर अपेक्षाकृत अधिक सहानुभूतिपूर्ण किया। डॉक्टर नागेंद्र भी इससे अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि एक कलाकार की कला जो एक समाहित होती है वह उसके आचरण का केंद्र बिंदु होती है। जब तक कलाकार अपनी अभिव्यंजना को अपनी फीलिंग्स को नहीं निकालेगा तब तक उसके अंदर आगे बढ़ने की कैपेसिटी नहीं होगी। थैंक यू।